तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई एमएसपी की कानूनी गारंटी अगर आ जाती है तो कोई अजूबा हो जाए, वो चीजें। लेकिन किसान क्यों कह रहा है कि उसको कानूनी गारंटी कि कम से कम एक बाध्यता हो। क्या आपको लगता है कि इस मांग को सरकार पूरा करेगी, कर सकती है? देखिए, ये आंदोलन भले पंजाब और या हरियाणा के कुछ किसानों का आंदोलन हो, लेकिन यह पूरे देश की मांग है। आप पिछला आंदोलन देखिए, पिछला आंदोलन का मुख्य जो मसला था वो यह था कि कृषि कानून वापस लिए जाएं, लेकिन उसमें भी एमएसपी जुड़ा, एमएसपी जुड़ा है। कमेटी बनानी पड़ी सरकार को एमएसपी पे। तो देर सबेर किसानों को इसमें इस मुद्दे के साथ आना पड़ेगा। तो हम जब दुनिया के पैमाने पर देखते हैं, खासतौर पर फ्रांस में अभी सड़कों पर ट्रैक्टर हमें नजर आए। भारत में, दिल्ली में तो ट्रैक्टर नहीं आ पाए हैं अभी, लेकिन फ्रांस में सड़कों पर ट्रैक्टर नजर आए हैं। फ्रांस जैसे देश में या यूरोप में, पूरा यूरोपीय यूनियन है, वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को डील कर रहा है और वहाँ के किसानों की क्या प्रॉब्लम? देखिए, यूरोप में न सिर्फ फ्रांस में, हालांकि फ्रांस में थोड़ा समय ज्यादा हो गया आंदोलन, लेकिन अभी यूरोप के कम से कम 12 देशों में आंदोलन है। और अभी कल परसों की खबर यह है कि अपने दूसरे देश में जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो सीमा पे ब्लॉकेट कर रहे हैं कि बाहर से अनाज ना आए, उनके समर्थन के लिए पड़ोसी देशों के किसानों ने भी ब्लॉकेट अपने स्तर पे किया है। जैसे मान लीजिए आपने अपने बाउंड्री कर लिया, उन्होंने अपने बाउंड्री नीदरलैंड के किसानों ने। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है मंगलसूत्र, जिसको वो लिख नहीं पाए और वो अधूरा रह गया। मंगल जो है, वो जो उनका गोदान उपन्यास है, उसका जो नायक है होरी, जो किसान अंत में गोदान करने के लिए परेशान है, उसका बेटा होता है गोबर, जो शहर में आके मजदूरी करने के लिए मजबूर होता है। मंगल उसका बेटा है। तो मंगल सूत्र वो लिख रहे थे। तो कुल मिला के पूरी जो हमारे देश में फिलहाल पूरी स्थिति बन रही है, वो किसान को अपनी जमीन से उखाड़कर मजदूर बनाने की दिशा में ले जाना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। आज फिर एक बार हमारे साथ मौजूद हैं इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश केरे। आज का मुद्दा है किसानों का आंदोलन, और ये आंदोलन सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में चल रहा है। भारत में आप जानते हैं कि किसानों का मुद्दा, उनकी एमएसपी की कानूनी गारंटी का मुद्दा लगातार तेज होता जा रहा है। और अभी जो शंभू बॉर्डर है, जो हरियाणा और पंजाब की सीमा पर है, वहां एक किसान की शहादत भी हो गई है। लेकिन पूरा मसला आखिर क्यों इतना गंभीर होता जा रहा है किसानों का, और दूसरे देशों में, जिन्हें हम कथित रूप से बहुत विकसित देश कहते हैं, वहां पर भी किसान क्यों सड़क पर उतरते हैं? पिछले दिनों हमने फ्रांस में ऐसे ही दृश्य देखे। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो भारत में ये एमएसपी का पूरा जो मामला है, जिसकी कानूनी गारंटी की बात कर रहे हैं किसान संगठन, उसमें दिक्कत क्या हो रही है सरकार को? और मध्यवर्ग के बीच एक ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि साहब इससे महंगाई बढ़ जाएगी और ये तो संभव ही नहीं है। आपकी क्या इसमें राय है? देखें, जब पिछला आंदोलन हुआ था 2020-21 वाला, तो उस समय जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की रिपोर्ट अभी हम लोग फरवरी हो गया 2024, उसकी रिपोर्ट नहीं आई। अगर मान लीजिए कि किसान संगठन उसमें शामिल नहीं भी हुए, तो पता चलता कि एमएसपी देने के पक्ष में और न देने के पक्ष में क्या तर्क हैं, तो बात आगे बढ़ती। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि ऑलरेडी हमारे यहाँ एक तो एमएसपी की व्यवस्था एक तरीके से है ही, धान चावल और इसमें गेहूं, गन्ने के लिए कल ही अनुराग ठाकुर ने अनाउंस किया है एक फेयर एंड लाभकारी प्राइस कहते हैं उसको, एक तरीके से वो कानूनी गारंटी है। उससे कम पैसा मिल मालिक जो है किसान को नहीं दे सकता है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट्स होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स, वो अपने तरीके से कुछ एक परामर्श मूल्य कह लें, एडवाइजरी प्राइस जारी करती है। वो भी एक तरीके से बाइंडिंग होता है मिल कंपनियों पे कि इतना पैसा आपको गन्ना किसान को देना होगा। जब कुछ प्रोडक्ट्स है, जैसे मान लीजिए कि कपास है, नारियल बोर्ड है, कॉफी बोर्ड है, तो जब लगता है ऐसा कि इनके जो उत्पादक हैं वो परेशानी में है, तो सरकार कहती है, अपने अलग अलग बोर्ड्स हैं जो सहकारी संस्थान हैं, कि आप खरीद लीजिए और हम आपको क्रेडिट लाइन दे देते हैं
और फिर आप उनको बाजार में बेचिए कुछ समय बाद देख के, और अगर आपको घाटा होता है तो उसकी भरपाई हम करें। लेकिन आप यहाँ मैं थोड़ा सा टोकूंगा आपको, कानूनी गारंटी या कानूनी बाध्यता तो ये भी है कि 14 दिन के अंदर आप 15 दिन के अंदर गन्ना किसानों का भुगतान करें, पर सालों नहीं होता है वो है। तो ये और एक समस्या, उसकी भी व्यवस्था है कि अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। तो कभी कभी बीच में हम सुनते हैं कि कुछ मुआवजे के रूप में या किसान संगठनों ने और मालिकों ने बात की है और एक लमसम पे मामला तय हुआ, ऐसा होता है। और इनफैक्ट आपको मैं बताऊं कि जो आपने इंट्रो में बोला कि दुनिया, यूरोप के कई देशों में जो आंदोलन चल रहे हैं, वहां भी ये है कि जो इस तरीके की कानूनी गारंटी जिन मूल्यों को मिली हुई है, किसानों की शिकायत यही है कि उनको ठीक से लागू नहीं किया जा रहा। और आपको एक और उदाहरण अपने देश के में दूं कि पीछे जब चीनी की कीमतें घटने लगी थी और लग रहा था कि मिल मालिक स्ट्रेस में है और गन्ने की खरीद पर उसका असर पड़ सकता है, तो सरकार ने ये निर्देश जारी किया कि इतने से कम में चीनी नहीं बिकेगी। तो ऑलरेडी हमारे यहाँ अभी आपने देखा प्याज के मामले में भी होता है, कई बार होता है कि दाम अगर बढ़ने लगे तो सरकार जो है उनके निर्यात को रोक देती है। और एक और चीज होती है कि अगर सरकार को ये लग रहा है कि दिक्कत हो रही है तो वो और तरीके से भी कंपनसेट करती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई एमएसपी की कानूनी गारंटी अगर आ जाती है तो कोई अजूबा हो जाएगा, वो चीजें हैं। लेकिन किसान क्यों कह रहा है कि उसको कानूनी गारंटी चाहिए? कि कम से कम एक बाध्यता हो जाए। और जो आपने कहा कि मिडिल क्लास के लोग या और लोग कह रहे हैं, कुछ उनको शिकायत है, वो उनकी समझदारी में गड़बड़ी है। पहली चीज तो ये है कि सरकार ऑलरेडी अपने राशन स्कीम के लिए या बफर स्टॉक रखने के लिए खरीद करती है, वो खरीद तो ऑलरेडी चल ही रही है। दूसरा, वह सिर्फ करना यह है कि जो बाजार में खरीद हो वो भी कम से कम इतनी कीमत पर। हाँ, मतलब कि ये न समझा जाए कि सारी खरीद सरकार को ही करनी है, बल्कि ये कहा जाएगा कि बाजार से जो लोग खरीदते हैं वो न्यूनतम इतना पैसा किसान को देंगे, ये गारंटी होगी। क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि 5 रुपए किलो टमाटर होता है, किसान को फेंकना पड़ता है, और जब वो कोई व्यापारी खरीदता है तो 50 रुपए में शहरों में बेचता है। तो ऐसा नहीं है कि मुनाफा जो है वो व्यापारी नहीं ले रहे हैं और किसान को सब मिल जाएगा। और यह भी है कि किसान अपनी उपज का पूरा वो बेच नहीं देता है। वो बीज के लिए, अपने उपभोग के लिए, कभी आड़े वक्त में बेचने के लिए थोड़ा सा वो अपने पास रख लेता है, जो कि लोग बताते हैं कि 25 से 30% है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और है, अभी आज की खबर है कि रिजर्व बैंक ने की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, उसने इस पर चिंता जताई है कि फूड प्राइसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं, या कुछ मतलब मामला इन्फ्लेशन को जो घटाने की बात हो रही है। तो आप ये समझें कि आपको किसान जो है वह, और ये यूरोप में भी ये इशू है, किसान आपको सस्ता अनाज भी उपलब्ध कराए और किसान जो है वो डाइवर्सिफाई भी करे, वो पॉल्यूशन भी बचाए, और वो ऑर्गेनिक, और ऐसे सारे लोग कपड़े की कीमत पे, जूते की कीमत पे, चश्मे की कीमत पे कभी सवाल नहीं उठाते। और इनफैक्ट उपभोक्ताओं को ये समझना चाहिए, मिडिल क्लास को ये समझना चाहिए कि अगर चीजें ठीक रहेंगी, ठीक चलेंगी, तो उनको भी लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन मिलेगा, उनको भी फायदा होगा। बिल्कुल। अभी आज या कल की खबर है कि ग्रामीण मांग जो है, ग्रामीण क्षेत्र में जो विभिन्न तरीके की उपभोक्ता वस्तुओं की जो मांग है, वो पहले से थोड़ी सुधरी तो है, लेकिन अभी भी बहुत उसकी गति बहुत कम है। बिल्कुल, क्योंकि तो पैसा नहीं है लोगों के पास। पैसा नहीं है, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर किसान के पास या मजदूर की मजदूरी बढ़े, या जो लोग वेतन पे काम कर रहे हैं उनका वेतन बढ़े, तो अल्टीमेटली सबका साझा फायदा होता है। इकोनॉमी बूम करेगी, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग, हमारा सेक्टर बेहतर होगा। क्योंकि अगर गांव में मान लीजिए सस्ते मोबाइल की ही मांग बढ़ गई तो कितना बड़ा एक वो हो सकता है। और जो नजर आता है कि मनरेगा में जब पैसा गया किसानों के पास, तो हमारे जो ग्रामीण बाजार है उनमें थोड़ी गति आई। बहरहाल ये तो भारत की बात है, और हम जब दुनिया के पैमाने पर देखते हैं, खासतौर पर फ्रांस में अभी सड़कों पर ट्रैक्टर हमें नजर आए,
भारत में, दिल्ली में तो ट्रैक्टर नहीं आ पाए हैं अभी, लेकिन फ्रांस में सड़कों पर ट्रैक्टर नजर आए हैं। फ्रांस जैसी देश में या यूरोप में, पूरा यूरोपीय यूनियन है, वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को डील कर रहा है और वहां के किसानों की क्या प्रॉब्लम? देखिए, यूरोप में ना सिर्फ फ्रांस में, क्या? हालांकि फ्रांस में थोड़ा समय ज्यादा हो गया आंदोलन का, लेकिन अभी यूरोप के कम से कम 12 देशों में आंदोलन है। और अभी कल परसों की खबर यह है कि अपने दूसरे देश में जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो सीमा पे ब्लॉकेड कर रहे हैं कि बाहर से अनाज ना आए, उनके समर्थन के लिए पड़ोसी देशों के किसानों ने भी ब्लॉकेड अपने स्तर पे किया है। कि जैसे मान लीजिए आपने अपने बाउंड्री में कर लिया, उन्होंने अपने बाउंड्री में किया, नीदरलैंड के किसानों ने किया है, बेल्जियम के किसानों ने तो यूरोपियन यूनियन के संसद, यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट किया, जर्मनी में प्रोटेस्ट हुए हैं, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, ये जो पूर्वी यूरोप के देश हैं, इनकी मांग में थोड़ा सा कुछ और इश्यूज भी हैं, लेकिन ओवरऑल वही इशू है जो हमारे देश में भी है। लागत बढ़ती जा रही है और बाजार में वो चीज नहीं, उसकी कीमत उतनी नहीं मिल पा रही है। दूसरी चीज कि जैसे हमारे यहाँ एमएसपी की बात हो रही है, स्पेन में गारंटी है कि अगर होलसेल प्राइस में कोई सुपरमार्केट खरीदता है अनाज को, तो वो इतना प्राइस उसको देना पड़ेगा मिनिमम। लेकिन किसानों का कहना है कि ये चीज हो नहीं रही। यूरोपियन यूनियन में जो रेट टेपिज्म और बहुत तरीके की चीजें हैं, भ्रष्टाचार है या एक तरीके की अनइलेक्टेड तानाशाही है, ये क्या कह रहे हैं आप किसानों को कि आप फर्टिलाइजर कम करो, आप कुछ खेत का हिस्सा परती रख दो, खाली रख दो, और जो वेटलैंड्स होते हैं उनमें खेती वगैरह ना करें, मवेशियों की संख्या आप घटाएं ताकि पर्यावरण के लिए मदद मिल सके। और इसी चक्कर में जो फ्रांस में पहला प्रोटेस्ट हुआ था कुछ साल पहले, उसमें यही था कि डीजल के दामों को बढ़ा दिया गया था कि इसमें ये सेस लगेगा कि क्लाइमेट चेंज के लिए, क्योंकि डीजल से ज्यादा उत्सर्जन होता है। जी। तो मिली जुली चीजें हैं। एक चीज जो नई जुड़ गई है, और खासकर वो पोलैंड, हंगरी, रोमानिया में, कि जब से ये रशिया का जो मामला हुआ है यूक्रेन, तो यूक्रेन को फूड बास्केट बोला जाता है, बहुत अच्छी पैदावार वहां पे होती है। लेकिन अब ये चीजें जैसे बंदरगाह रशिया के कब्जे में आ गए हैं, वहां पर वो ट्रेड नहीं हो पा रहा है, तो यूरोपियन यूनियन ने ये कहा कि हम अनाज आपका ले लेंगे। अब अगर आप, पोलैंड खुद सरप्लस प्रोड्यूस कर रहा है, हंगरी है, रोमानिया है और भी देश हैं, तो जब यूक्रेन का सस्ता अनाज आएगा तो उनकी कीमत भी प्रभावित होगी। और लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर आपको इतनी ही वो चीज है, तो इन यूक्रेन के अनाज को आप दूसरे और देशों में क्यों नहीं भेज रहे हैं? आप अफ्रीका क्यों नहीं भेज रहे हैं? आप एशिया क्यों नहीं भेज रहे हैं? तो ये सारे मुद्दे जो हैं उसमें शामिल हैं। और एक आपको मैं एक दो आंकड़े से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे हमारे देश में कहा जाता है कि कोई 80% भी कहता है, कुछ लोग 90% भी कहते हैं, जो भी आंकड़ा होगा, कि हमारे ज्यादातर जो किसान हैं वो छोटी जोत के मालिक हैं। 1 हेक्टेयर शायद औसत के आसपास, 1 या 2 है, 2 से नीचे वाले मेजॉरिटी है। हाँ, बिल्कुल। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन में अगर आप देखें तो वहां पे करीब 91 लाख फार्म्स में से हर 10 फार्म में से 9 से ज्यादा फैमिली ओन्ड है, परिवार काम करता है। वो मतलब जैसे हमारे यहाँ जैसे किसान खुद यानी खेत में काम करते हैं, खेत में अपना काम करते हैं। वो जो एवरेज है वहां पे यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, 11 हेक्टेयर से थोड़ा ज्यादा, 11.3। और वहीं पे जो कॉर्पोरेट खेती करने वाले लोग हैं और जो कमर्शियल फार्मिंग हम जिसको कहते हैं, उनका एवरेज है 102 एकड़ से ज्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो स्ट्रेस है और जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि मतलब 10 में से 9 से भी ज्यादा फार्म जो है परिवारों के हैं। तो अगर थोड़ा सा भी डिस्ट्रेस होगा तो पूरा परिवार परेशान होगा। जो कारपोरेट है वो तो अपना आगे पीछे दाएं बाएं करके उसको मेंटेन भी कर सकता है, लेकिन परिवार कहाँ जाएगा? जो किसान परिवार है वो कहाँ जाएगा? और हमारे देश में आप देखें कि करीब कुछ लोग कहते हैं 40%, कुछ लोग कहते हैं 50% के आसपास जो हमारी आबादी है डायरेक्टली इनडायरेक्टली खेती पर, हाँ 50 से ज्यादा ही है, अभी ज्यादा है। और हमारे यहाँ अच्छा लोग कह रहे हैं कि किसानी में बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे मजदूरी कर रहे हो चाहे किसान कर रहे हो।
तो भाई जबरदस्ती तो नहीं आप कर सकते ना। जैसे जैसे देश की इकोनॉमी का विस्तार हुआ है, शहरीकरण हुआ है, औद्योगिकरण हुआ है, उसी हिसाब से आप देखेंगे कि जीडीपी में खेती का जो कंट्रीब्यूशन है वो घटा है। घटा है, अब बिल्कुल 14% 16% के आसपास आ गया, और ये यूरोपियन यूनियन में भी हुआ। और ये जो चीज है कि धीरे धीरे किसान और किसान परिवार के लोग दूसरे या तो एलाइड कामों में जुड़े हैं, या उन्होंने दूसरी नौकरियां कर ली, कोई बाहर चला गया, कुछ कर गया। बहुत सारे किसान मजदूर जो हैं वो शहरों में आके काम कर रहे हैं। तो एक कोई चीज की एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, और अगर आपको इस प्रोसेस को गति देनी है तो आप उनको इंसेंटिव दीजिए। यही चीज यूरोप में भी डिमांड है और यही चीज यहाँ भी। भारत में जब भी सब्सिडी की बात आती है प्रकाश जी, एक अर्थशास्त्रियों का भी एक वर्ग है जो इसको बहुत बुरा मानता है अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन हम जानते हैं कि यूरोप में, इवन अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर सब्सिडी दी जाती है, नहीं तो खेती नहीं हो पाई। चाइना को तो चलिए कहते हो कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन जो एक मतलब बताया जाता है कि जो पूंजीवाद के स्वर्ग हैं, अमेरिका हो या यूरोपीय यूनियन हो, ये बड़े पैमाने पर किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं। जो सब्सिडी का जो पूरा मसला है, और भारत में इसको लेकर बहुत तरह तरह की बातें होती हैं, जैसे कोई खैरात बांटी जा रही, क्या है इसका पूरा गणित? देखें, सब्सिडी में 2-3 चीजों को ध्यान में हमको रखना होगा। जब कोई भी सरकार हो, चाहे हमारे देश की सरकार हो या यूरोप की सरकार हो या अमेरिका की सरकार हो या इवन चीन की सरकार भी, अगर ये कहती है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं खेती को, तो पहली चीज होती है कि वो सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा जो है वह अच्छी बात है, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि किसानों की जेब में जा रहा है। वो कृषि से जुड़े हुए इंडस्ट्रीज को जा रहा है, इंडस्ट्री को जा रहा है, जैसे फर्टिलाइजर कंपनी को जाता है, बिल्कुल, जो कृषि उपकरण ट्रैक्टर वगैरह बनाती हैं उनको जाता है, केमिकल्स तमाम जो उससे जुड़े हुए हैं, और कुछ चीजें जैसे हमने कहा कि जो सपोर्ट प्राइसेस होती हैं और उनके मेंटेनेंस के लिए जाता है, फूड ग्रेन्स खरीदने के लिए जाता है, जो सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से दे, चाहे ये प्रधानमंत्री की जो अनाज योजना चल रही है अभी मुफ्त राशन वाली, उसके लिए दें। तो वह सब्सिडी जो है उसका जो बल्क है वह कॉर्पोरेट सेक्टर को जाता है, और कॉर्पोरेट सेक्टर उसके बदले में उम्मीद की जाती है उससे कि वह ट्रैक्टर और फर्टिलाइजर का दाम जो है वह कम रखेगा। तो ये एक तरीका है, और उससे क्या होता है कि हमारी इंडस्ट्री को भी सपोर्ट मिल गया और किसानों को भी इनडायरेक्टली उसको मिल गया। उसी सब्सिडी में है बिजली। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, जैसे अभी प्रधानमंत्री ने शुरू किया है जो हर 3 महीने पे 2,000 रुपए देना है, वह चीज है, तो वो छोटे किसानों के लिए चलिए ठीक है, जो भी मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि सब्सिडी को जो लोग देख रहे हैं उनको यह भी देखना चाहिए, अगर ना मैं एमएसपी पे चले जाऊं कि अगर लोग कह रहे हैं कि इससे तो बहुत महंगा हो जाएगा, तो अगर किसान को सब्सिडी ना मिले और किसान की लागत बढ़ जाए, तो क्या आप आटे का और धान का भाव जो है बाजार में जो आप खरीदने जाते हैं अपने राशन के लिए, आप तैयार हैं कि वो दुगना तिगुना दाम पे आप दें? तो आप सब्सिडी से भी वैसे लोगों को प्रॉब्लम है, वैसे लोगों को जो मुआवजे मिलते हैं, जैसे सूखा पड़ गया। अब जैसे देखिए, एक बड़ी चीज है इसमें, किसान स्ट्रेस में हम लोगों को भी देखना चाहिए, और ये यूरोप में भी, यूरोप के लिए भी वही बात है, हमारे यहाँ भी, जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज को देखते हुए आप बोल रहे हो कि मोटा अनाज उपजाओ, ऑर्गेनिक खेती करो, फर्टिलाइजर और कीटनाशक वगैरह कम डालो, वेरी गुड। लेकिन आप जब अचानक से, एक तो उसकी किसान की आमदनी कम है, आप अचानक से बोल दो कि कुछ खेत परती छोड़ दो या कुछ मवेशी हटा लो, तो उसकी आमदनी तो बिल्कुल गिर जाएगी। और हमने श्रीलंका में देखा है ऑर्गेनिक खेती के नाम पे क्या हुआ कि उसकी पूरी इकोनॉमी फंस गई। नहीं, लेकिन प्रकाश जी, जैसे मैं जिस अवध के, उत्तर प्रदेश के अवध इलाके से आता हूँ, हमारे गांव के पास एक बड़ी नहर है। सुनते हैं कि जब वो नहर नहीं थी तो वहाँ दलहन भी होती थी, यानी दालें भी होती थी। नहर के आने से क्या हुआ, शनय शनय वाटर लेवल ऊपर आ गया है, तो वहाँ धान ही और गेहूं ही हो पाता है। तो अब अगर वहाँ पर कहा जाए लोगों से तुम दाल उगाओ, तो कैसे उगाएगा? तो जो पर्यावरण या जलवायु है वो भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अभी आपको मैं याद दिलाऊं कि अरविंद सुब्रमण्यम जब फाइनेंस मिनिस्ट्री के एडवाइजर थे कुछ समय पहले तक, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी दलहन को लेकर। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि एक
कि आप किसानों को प्रोत्साहित करो कि दाल वो करें। और देखिए जो पानी की बात है, जो जमीन मिट्टी की क्या क्वालिटी है, इन सारी चीजों को तो आपके पास इतने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, विश्वविद्यालय हैं, शोध संस्थान हैं, किसानों की अपनी पारंपरिक समझ है। इन चीजों को हम अगर मिला के एक जगह रखें तो आराम से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई तो खुद किसान करना चाहता है और करता रहा है। इनफैक्ट सरकार ने, अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी ने वो रिपोर्ट दी कि आप बफर स्टॉक खरीदो करो, मतलब सरकार खरीदे दाल, ताकि दाल देखते हैं ना बीच-बीच में शूट अप कर जाता है, और दाल कभी-कभी बाहर से भी हमें मंगाना है। तो फिर इस चीज को एमएसपी से मैं जोड़ता हूं कि खुद सरकार की कमेटी ये कह रही है कि किसानों को आप प्रोत्साहित करो दलहन के लिए, और सरकार उसको खरीद के बफर स्टॉक करे ताकि उपभोक्ता को परेशान ना होना पड़े। और इसमें ये भी तिलहन के बारे में मैं आपको बता दूं, हम जितना तेल खाते हैं, जितनी हमारी जरूरत है, उसका 60% के आसपास हमको बाहर से खरीदना पड़ता है, और वो बहुत खतरनाक भी है, जो वो पाम ऑयल वगैरह ये सारी चीज। उसके बावजूद इस देश में सरसों की जो मिनिमम प्राइस है वो क्रैश कर जाती है। बताइए। अब यही चीज तो विडंबना है ना। तो हम लोगों को सिर्फ इस बात से नहीं कि ये किसान पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कि रोड जाम कर रहे हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और इतना बजट का भार बढ़ जाएगा, इन सब चीजों को थोड़ा देर के लिए किनारे रखते हुए एक ऐसे समझदारी से बात करनी चाहिए। क्या खुद प्रधानमंत्री जब विपक्ष में थे तो क्या एमएसपी की बात नहीं करते थे? नहीं, उन्होंने तो जो कमेटी थी 2011 में, जिसके वो चेयरमैन थे, कंज्यूमर अफेयर्स की जो वर्किंग ग्रुप था, तो उन्होंने रिपोर्ट सौंपी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, और उसमें सिफारिश की कि एमएसपी की कानूनी गारंटी होनी चाहिए। खुद जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और लगातार इस बात की मांग करते रहे हैं, और एमएसपी में सीधी सी बात है कि वो उससे किसानों की आत्महत्या बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि सीधी सी बात है, उन्हें अगर अपनी लागत निकल आए तो क्या समस्या है। दूसरा, डाइवर्सिफाई करने में अगर सरकार को लगता है कि दलहन तिलहन को बोना चाहिए, तो उसका एमएसपी बढ़ा दें, लोग खुद ही उसको पैदा करने लगेंगे। यही तो बेसिक बात है। आप ये समझिए कि किसान, जैसे आपने शुरू में कहा कि कोई चीज नहीं बिक रही है, जैसे प्याज मान लीजिए, या अभी कीनू को लेके जो प्रोटेस्ट हुआ, दूध लोगों ने सड़क पे बहाया हुआ है, तो जब दूध बहा या कीनू को कबाड़ में डाला गया, तो क्या आपको और हमको यहाँ प्राइस में कोई फर्क नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो 5 रुपए में नहीं बेच पा रहे हैं, हम 50 में खरीद रहे हैं। हाँ। तो हमारे जो उपभोक्ता हैं और जो हमारी सरकार है, पूरा सरकारी तंत्र है, उसको एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ सोचना चाहिए। और क्लाइमेट चेंज वाली बात मेरी अधूरी रह गई थी। आपके यहाँ गेहूं के पर असर पड़ा है, क्योंकि जनवरी फरवरी, और इस बार तो जनवरी थोड़ा ठंडा रहा है, लेकिन पिछले सालों में दिक्कत हुई, गर्मी। जी। उसके बाद ये यूरोप में भी प्रॉब्लम है, सूखा, अतिवृष्टि हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम रही, पिछले साल तो काफी रही। फिर आग लगने की घटनाएं, जो खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में। तो मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म, लेकिन अब आप अगर ऐसे मायोपिया में, ऐसी कम दृष्टि में पड़ जाएं कि आप बस इस चुनाव से और उस चुनाव के बीच तक ही देख पाएं, तो फिर समस्या है। मैं एक, अभी आपने चूंकि यहाँ की सारी बात की, यूरोप में यहाँ की तुलना में तो किसान बहुत समृद्ध है, क्योंकि भाई उनका पर कैपिटा इनकम भी बेहतर है, और लेकिन वहाँ पर किसान जब आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे मतलब जो पूरी हमारी मार्केट इकोनॉमी की जो फिलॉसफी है, जो पूरा, जिसको हम क्रोनी कैपिटलिज्म आजकल कह रहे हैं, कहीं वो खुद एक बड़े संकट का शिकार है, और उसका दबाव है कि किसानों को आप न दीजिए इतनी सुविधा। क्या ये भी एक समस्या? बिल्कुल है। खेती का कॉर्पोरेटाइजेशन का जो मसला है, वह बिल्कुल उनका सिर्फ दबाव का ही मसला नहीं है, बल्कि उनकी सोची समझी रणनीति और उस पर काम हो रहा है। मैं आपको थोड़ा अमेरिका का उदाहरण, बिल्कुल, अमेरिका में क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल वाशिंगटन स्टेट जो है, वहां पे आप जो पानी है उस पर सार्वजनिक अधिकार है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का स्पेशल राइट्स होता है। ये नहीं कि वो ठीक है पानी सबका है, तो पता चला कि आप 500 किलोमीटर दूर से आकर उसमें डुबकी मार रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं होगा। और जो खेत आपके हैं, अगर खेत के बीच में जो पानी बह रहा है, या कोई झील है, या कोई पानी जमीन के अंदर जो पानी है, इस पर मालिकाना होता है किसान का।
अमेरिका में जो प्राइवेट मतलब जो फैमिली ओन फार्म्स हैं, तो जो फैमिली खेती कर रही हैं वो इस संकट से गुजर रही हैं कि लोगों की उम्र बढ़ रही है और संतानें जो है दूसरे कामों में लगी हैं। तो संतानों की तादाद भी कम है। हाँ, वो बर्थ रेट नीचे आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसी स्थिति में क्या हो रहा है कि कॉर्पोरेट गिद्ध दृष्टि लगाया हुआ है। आप समझें कि मतलब दुनिया का सबसे धनी आदमी बिल गेट्स हैं, मैंने थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, वो दुनिया के सबसे बड़े जमींदार भी हैं। अच्छा। अगर आप राजवाड़ों को छोड़ दें, भाई राजा की तो समय भूमि गोपाल की टाइप से वो अलग एक इशू है, लेकिन अमेरिका के वो और उनकी बीवी सबसे बड़े जमींदार हैं। और मजे की बात कि वो अपनी संपत्ति को मेडिकल के लिए दान करते रहते हैं, मेडिकल कंपनियों को देते हैं, वैक्सीन, टैबलेट और तमाम चीजें, और दुनिया भर में घूम घूम के कुछ करते हैं। लेकिन उनके खेत से जो पैदावार होती है वो सारी जंक फूड में जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जंक फूड खाओ, दूसरी तरफ कैंसर की दवाई खाओ। तो एक तो वहां पर, और सबसे बड़ी बात यह जो हमारे देश में के लिए भी उतनी सही है कि दुनिया अभूतपूर्व पानी के संकट में है ऑलरेडी, और ये रोज बढ़ता जा रहा है। अभी आपने बंगलोर की खबरें अभी कल, और जो पानी है वो भी बहुत कल्मिनेटेड है, मतलब गंगा बेसिन में पूरा आर्सेनिक भर गया है। ये अभी पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि देश के कम से कम 200 से ज्यादा जिलों में ये समस्या है। कहीं तो बहुत ज्यादा है, लोग बीमार हो रहे हैं और बहुत तरीके की चीजें हैं। लेकिन नॉर्मल पानी, हम पानी की बात करें सिर्फ जो पीने के लिए या खेती के लिए, सिंचाई के लिए, तो उस पर भी कब्जा करना है कॉर्पोरेट को। और जो कृषि कानून आए थे उसमें भी कॉर्पोरेट फार्मिंग की ही दिशा में बढ़ा एक कदम है वो। मैं हमेशा ये कहता हूं कि भगवान ने पानी बनाना तो बहुत पहले बंद कर दिया है, तो और पानी की कमी हो रही है, तो पानी के का कारोबार कैसे बढ़ रहा है? इसका मतलब ये है कि वहां मुनाफा है। बिल्कुल। नेस्ले के चेयरमैन एमिरिटस, उस समय सीईओ थे, 2005 में उन्होंने कहा था कि पानी को मानवाधिकार मानना गलत है। तो लोगों ने आश्चर्यचकित उस पे हुए कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? आप सोचिए कि इस दुनिया के अंदर 1 अरब से ज्यादा लोग डायरेक्टली मतलब मिनिमम पानी के लिए रोज उनको स्ट्रगल करना पड़ता है दुनिया भर में, और एक आदमी कह रहा है कि इसका मानवाधिकार से कोई मतलब नहीं। जबकि कोई भी धर्म हो, कोई भी फिलॉसफी हो, कोई भी समाज हो, पानी पिलाना मिनिमम है। कि आपके पास कोई आया तो पहले आप पूछते हैं पानी पीजिए, और वहां पर ये चीजें हो रही। तो खाना, अच्छा फूड का भी यही है। अब आप अगर देखें, अभी हम लोग के पास समय नहीं है, पूरी दुनिया के फूड मार्केट को आप देख लीजिए और पानी के मार्केट को देख लीजिए, आपको खेती किसानी का जो संकट है उसको समझने में बहुत आसानी होगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि एग्रीकल्चर सिर्फ फूड नहीं है। जैसे नदी कोई पानी की सप्लाई लाइन नहीं है। इस चीज को हमको समझना चाहिए। एग्रीकल्चर आपके सोसाइटी, आपके कल्चर, आपकी सभ्यता का एक हिस्सा है। यूरोपियन यूनियन में 40% लैंड पे खेती होती है। तो आप वहां पे अगर उस चीज को पूरा, तो समाज का ताना बाना आप तोड़ोगे, आप बहुत से लोगों को वंचना की तरफ भेजेंगे आप। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा करने से वैसा करने से, इनको ये भी डरना चाहिए कि ये सारे संकट अंततः सामाजिक अस्थिरता की तरफ और पॉलिटिक्स को भी एक बड़ी तरीके से प्रभावित करेंगे। क्या यूरोप में इसकी कोई पॉलिटिकल वो है, मतलब इसका असर या कोई? बिल्कुल है। आपने पिछले इलेक्शन को अगर आप यूरोप में देखें तो जो विपक्षी प्रत्याशी थी, जो अल्ट्रा राइट आइडियोलॉजी से आती हैं, उनके वोट बढ़े। और अभी जर्मनी के जो चांसलर हैं, इनकी लोकप्रियता सबसे निचले स्तर पर है। तो अल्ट्रा राइट के वोट कैसे बढ़े, जबकि अल्ट्रा राइट माना जाता है कॉर्पोरेट के साथ खड़ा रहता है? देखिए, प्रॉब्लम ये है ना कि कौन सी पार्टी पावर में है और कौन सी पार्टी उनके मुद्दों को लेके उस एजेंडे को किस तरीके से सामने रखती है। तो और यूरोप की पॉलिटिक्स में, और खासकर मैं पश्चिमी लोकतंत्रों की अगर मैं बात करूं, अभी तो यानिस वराफाकिस जो ग्रीस के अर्थशास्त्री हैं और वो अभी वित्त मंत्री भी रहे थे, अभी उन्होंने तो एक इंटरव्यू में कहा कि पश्चिमी लोकतंत्र माफिया है। तो वहां पर इस आइडियोलॉजिकल आज के डेट में ब्लर हो गया मामला। आप ताजा फिलिस्तीन पे देख लीजिए, बाइडेन का और तमाम लोगों का, तो वहां ब्लर है। कल हुआ है ब्रिटिश पार्लियामेंट के भीतर
कि लेबर पार्टी के अंदर विद्रोह हुआ, तो बचने के लिए लेबर पार्टी ने स्पीकर के साथ मिलकर नियमों को तोड़ ताड़ करके और एक दूसरा प्रस्ताव पारित करवा लिया। और जो वहां की एक और विपक्षी पार्टी है, स्कॉटलैंड नेशनलिस्ट पार्टी, एसएनपी, लिबरल पार्टी है, नाम में नेशनल क्योंकि वो स्कॉटलैंड की आजादी की बात करते हैं, उनके प्रस्ताव को नहीं रखा गया। तो उसके बाद स्पीकर के खिलाफ वो भी आ रहा है। क्या क्या प्रस्ताव क्या हो गया था? जो प्रस्ताव ये था, एसएनपी ने ये कहा था कि इमीडिएट और परमानेंट सीज फायर होना चाहिए गाजा में। अच्छा, वो गाजा का इशू था, मुझे लगा किसानों वाले ब्रिटिश पार्लियामेंट में। अच्छा, और उसमें ये पॉलिटिक्स हुआ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कि राइट विंग है, लेबर पार्टी, सो कॉल्ड लिबरल पार्टी है, लेकिन वो दोनों के नेता मिल गए। एक तो ये। अच्छा, ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक और मैं आपको बात करूं, ठीक इससे पहले की बात है, कोरोना काल से पहले किसानी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है वहां पर। अभी चूंकि अब तो विरोध हो रहा है तो हमको खबर आ रही है, ये संकट वो लोग समझ रहे थे। 48 सालों के बाद या शायद 1948 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहली बार कृषि से संबंधित कोई कानून पास किया गया। अभी 3-4 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात है। आप सोचिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पिछले 50 साल से उसको कृषि कानून या किसी तरह कृषि से रिलेटेड कुछ भी नहीं करना। ये शायद वहां स्टेटस को रहा होगा किसानों की पूरी बात वही है ना कि अगर आप चीजों को जो जहां पे हैं चलने दें, धीरे धीरे कुछ रिफॉर्म्स करें। मुझे इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि अभी जो हमारी खेती व्यवस्था है उसमें कई तरीके के सुधार की जरूरत है। मैं भी मानता हूं कि फर्टिलाइजर, कीटनाशक, पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, इन सब चीजों पर थोड़ा लेकिन प्रकाश जी, लेकिन उसके लिए हम खाली अकेले किसानों के मत और प्रकाश जी, ये भी तो हमें ध्यान रखना होगा कि ये हवा में नहीं हुआ। हरित क्रांति इस देश में जब आई या लाने की कोशिश की गई, उस समय ही लोगों से कहा गया ना कि नहीं नहीं आप चावल बोइए, आप गेहूं बोइए और हम आपको जो है एमएसपी देंगे। एमएसपी का कॉन्सेप्ट भी तो सरकार ने ही दिया था ना। तो आज किसान ये कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं तो आप खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं हो पाते। जैसे पेट्रोल बाहर से खरीदते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो एमएसपी का पूरा कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल इंदिरा गांधी के समय आया था, और इसीलिए कि कृषि क्रांति या हरित क्रांति इस देश में हो, आत्मनिर्भर बने, और किसानों ने जी तोड़ मेहनत की। अब वो हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, तो वहां पर अब वो मांग कर रहे हैं कि हमें आप उसकी कानूनी गारंटी दो, तो प्रॉब्लम हो रही है। एक और अच्छी बात हुई थी जी जी, जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जी, और लोन का पूरा तो सिस्टम किसानों को जी जी रेहट से लेके ट्रैक्टर से लेके और ये नलकूप और तमाम चीजों के लिए सस्ते लोन मिलने शुरू हो गए। और फिर बाद में ग्रामीण बैंकों का बिल्कुल, और महाजनों के चंगुल से मुक्त कराया था भारतीय किसान। अच्छा, कोऑपरेटिव बहुत बहुत अच्छी बात है, आपने याद दिलाई। जैसे कि हमारी जोतें बहुत छोटी हो गई और दुनिया में ये है कि भाई बिग बड़ा फॉर्म होना चाहिए। क्या कॉर्पोरेट तरीके से जो कॉर्पोरेट में कह गया, यानी सहकारी खेती का जो विचार मेरा ख्याल है 60s में ही आ गया था। लेकिन जो हमारी किसान मानसिकता हमारे देश में है, निजी, लगता है कि निजी चीज चली जा रही। चौधरी चरण सिंह ने तो विरोध भी किया था नेहरू जी के इस प्रस्ताव का। तो सहकारी खेती के आपको कोई भविष्य दिखता है कि, क्योंकि जोत तो बड़ी करनी पड़ेगी, क्या लगता है? मुझे लगता है कि जैसे आप देखें, चाहे जैसे आपने अपने इलाके का जिक्र किया कि नहर बनी तो लोगों ने धान बोना शुरू कर दिया, जबकि कभी दलहन होता था। तो इसका मतलब है कि वहां पर ज्यादातर किसान जो है, चाहे छोटी जोत का हो चाहे बड़ी जोत का, वो धान उगा रहा है। पंजाब में भी यही हो रहा है, ज्यादातर लोग धान और गेहूं उपजा रहे हैं। हमारे बिहार में धान सब कोई बोता है। तो अगेन मैं कहूंगा कि इस तरीके के ड्रास्टिक उपायों की तरफ जाने के बजाय आप ये कर सकते हैं कि आपकी छोटी जोत है, मान लीजिए 5 छोटी छोटी जोत है, और इस तरह की कोई नया विचार नहीं है, ये इस पर बहुत जगह विचार भी हुआ। तो आप भी धान बो रहे हैं, ये भी धान बो रहे हैं। ये जो पहले ही आड़ती जोते हैं, वो खेती से पहले जब किसान को पैसे की जरूरत होती है तो वो मोटा मोटी वो लगा देते हैं, दाम लगा देते हैं कि भाई ये पैसे आपको मैं दे रहा हूं, और जब आपकी उपज हो जाएगी तो इतने में मैं खरीद लूंगा। तो पंचायतें, जो सरकारी मशीनरी है, जो बीडीओ, ब्लॉक लेवल पे जो ऑफिसर हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर हर जिले में होते हैं, ये सारे लोग और किसान मिलके, ये क्यों नहीं हो सकता कि ठीक है तुम्हारा 1 बीघे का जोत है, तुम 1 बीघे का करो अपना जो भी धान, ये करें। और जैसे अभी यानी मेड़ को बीच से हटाओ, जोतों को बड़ा करो, और सहकारी समितियां बनाओ, 10 लोग मिलके बना लें, 5 लोग मिलके बना लें। और सबसे बड़ी चीज देखिए, इस देश में हर चीज पॉसिबल है, लेकिन आपके पास ऑफर करने के लिए क्या है? क्यों कोऑपरेटिव फार्मिंग करनी चाहिए?
तो पहले आप उसको बोलिए कि तुम्हारी फसल हम खरीद लेंगे, ये गारंटी लीजिए। आप गारंटी लीजिए कि तुम्हारा जो ये मालिकाना हक है वो डाइल्यूट नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो था भी नहीं, वो कभी नहीं था, लेकिन क्योंकि इस देश में वो जो 2011 वाली जनगणना हुई थी सोशियो इकोनॉमिक वाली रूरल इंडिया की, तो उसमें मुझे बिहार का मुझे डेटा भी याद है कि लगभग 70% परिवारों के पास अपनी घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि जिस देश में बहुत बड़ी आबादी के पास जमीन नहीं है, शहर में रहने वाले 90 से ज्यादा % लोग हवा में रहते हैं, उनकी जमीन नहीं होती, तो आप बताइए कि कोई कैसे अपना 5 कट्ठा या 10 कट्ठा या 2 बीघा 5 बीघा छोड़ दे। इतने दीवानी मुकदमे जो रोज आंकड़े आते हैं कि 5 लाख मुकदमे जो है लंबित हैं, तो उसमें ज्यादातर तो दीवानी के ही हैं मामले, और भाई भाई में झगड़ा हर गांव में मामला है। जब मैं कभी कभी कहता हूं कि हमारे गांव में कोई दीवानी मुकदमा नहीं है, कोई फौजदारी मुकदमा नहीं, तो लोग आश्चर्य करते हैं कि यार इस धरती पर ऐसा भी गांव है। तो अब हम आखिर की ओर चल रहे हैं, तो लास्ट में आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिश रही है, MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दे दिया, वो तो है कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट जो है C2 + 50%, यानी आपकी ज़मीन पर जो नकद खर्च आएगा या आप जो मेहनत करेंगे और आपकी ज़मीन का किराया, इन सब को लागत में जोड़ के 50% उस पे हम अधिक दे के तब MSP वो करेंगे, और अचानक ये बड़ी केंद्रीय मांग बन रही। क्या आपको लगता है कि इस मांग को सरकार पूरा करेगी, कर सकती है, और क्या किसानों का जो तेवर अभी दिख रहा है इस मांग से वो पीछे हट पाएंगे? देखिए, ये आंदोलन भले पंजाब और या हरियाणा के कुछ किसानों का आंदोलन हो, लेकिन यह पूरे देश की मांग है। आप पिछला आंदोलन देखिए, जी। पिछला आंदोलन का मुख्य जो मसला था वो यह था कि कृषि कानून वापस लिए जाएं, लेकिन उसमें भी MSP जुड़ा, कमेटी बनानी पड़ी सरकार को MSP पे। तो देर सबेर किसानों को इसमें इस मुद्दे के साथ आना पड़ेगा। ये आंदोलन कल खत्म हो जाए या लंबा नहीं चल पाए या सीमित रह जाए, वो एक अलग इशू है, लेकिन देर सबेर ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। दूसरी चीज, आपने कहा कि क्या सरकार दे सकती है? सरकार बिल्कुल दे सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार अपने दोबारा चुनाव जीतने के लेके इतने आत्मविश्वास में है, या मुझे लगता है कुछ मतलब सपोर्टरों के सोशल मीडिया हैंडल से ये ध्वनि निकल के आती है कि इन जगहों में हमको ज्यादा हमारा स्टेक पे नहीं है, नुकसान नहीं। या हम ये माने कि सरकार जिस तरह की आर्थिक नीतियों पे चलना चाहती है या कॉर्पोरेट फार्मिंग की ओर बढ़ना चाहती है, उसकी राह में ये विचार ही एक रोड़ा है कि आप MSP दें। आप देखिए, अगर आपको सचमुच में किसानों को उनकी जमीन से बेदखल करना है और उस पर जाके कॉर्पोरेटाइजेशन करना है खेती को, तो आप ऐसा कोई भी चीज क्यों करेंगे जिससे कि किसानी से लगाव बनाए रखें? यानी खेती से लोगों को बाहर करना है, और किसान फिर मजदूर बन के शहर में आता है और चौकीदार बन के हमारे और आपके अपार्टमेंट्स जहां हम रहते हैं वहां खड़ा हो जाता है। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है मंगलसूत्र, जिसको वो लिख नहीं पाए और वो अधूरा रह गया। मंगल जो है, वो जो उनका गोदान उपन्यास है, उसका जो नायक है होरी, जो किसान अंत में गोदान करने के लिए परेशान है, उसका बेटा होता है गोबर, जो शहर में आके मजदूरी करने के लिए मजबूर होता है। मंगल उसका बेटा है। तो मंगल सूत्र वो लिख रहे थे। तो कुल मिला के पूरी जो हमारे देश में फिलहाल पूरी स्थिति बन रही है, वो किसान को अपनी जमीन से उखाड़ कर मजदूर बनाने की दिशा में ले जाना चाहती है। और जो भी का जमीन इसका बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो किसान है वो अपनी जमीन को पाना चाहते हैं, जमीन की उत्पादकता जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं, और साथ में एक ऐसी लाभप्रद खेती चाहते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको मिले, यानी एक ऐसी कीमत मिले जिससे उनकी लागत निकल आए प्लस कुछ मुनाफा हो जाए। और खेती इस देश की आत्मा रही है, इस देश को अब तक चला रही है, और अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनना इस देश का एक बड़ा चमत्कार सिर्फ और सिर्फ हुआ जो वो किसानों की मेहनत की बदौलत ही हो पाया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इसका कोई रास्ता निकलेगा और सरकार को भी सद्बुद्धि आएगी। ये चुनाव से
यह चुनाव के नतीजों से जुड़ा हुआ मसला सिर्फ नहीं है। हो सकता है इसका असर पड़े, लेकिन कोई भी सरकार बने, किसानों की जिंदगी बेहतर करना तो एक चुनौती बनी ही रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, हमसे बात करने के लिए। हम हर हफ्ते प्रकाश जी से किसी गंभीर मुद्दे पर जिसका कोई वैश्विक परिप्रेक्ष्य होता है, हम बात करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पॉलिटिक्स को फॉलो भी करें। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।